बच्चों मैं पवन कुमार राय, आप सभी का केमिस्ट्री टीचर। आप सभी के साथ एक नया चैप्टर के साथ हम लोग फिर से जुड़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आईआईटी और नीट एग्जाम का एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे कि आपको आईआईटी जेईई मेंस में आपको 2 क्वेश्चन और नीट में आपको इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाने की भरपूर संभावना है। इस चैप्टर की सबसे खास एक बात होने वाली है, जितने भी मेरे लेक्चर होंगे उन लेक्चर में मैं आपको जिस तरीके का न्यूमेरिकल सिखाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस चैप्टर में मैं बताऊंगा, उससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत कुछ भी नहीं है। और प्रैक्टिस के लिए तो अपने ऐप पे बहुत सारे टेस्ट पेपर, बहुत सारे असाइनमेंट आपको दिए ही जा रहे हैं, तो क्यों परेशान हो, आ जाओ, मिलते हैं, शुरू करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझते हैं। और एक बात, मैं जब चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का पढ़ाता हूं तो मैं अपने बच्चों से एक रिक्वेस्ट जरूर करता हूं कि बच्चों, जो भी न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट है, जब मैं आपको सिखाऊंगा तो आप सीखने पे थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा टेक्निक को फॉलो करना। दूसरी बात, एक एक बार खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश करना। केवल और केवल मेरे पे निर्भर मत रहना कि सर जो आंसर निकाले, एक अटेम्प्ट आपकी तरफ से भी होना चाहिए। वही आपके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड लाएगा जो कि आपके सिलेक्शन में बहुत ही फायदेमंद होगा। तो मैं अपने बच्चों को बता दूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में थोड़े कुछ बेसिक फंडामेंटल भी बताऊंगा। ऐसा नहीं तुरंत न्यूमेरिकल पे चला जाऊं, बेसिक फंडामेंटल बता दूंगा, जिससे कि इस चैप्टर को समझने में आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा, आपको टर्म्स सही से क्लियर होंगे। सबसे पहली बात हम लोग करते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये 2 वर्ड से बना हुआ है बेटा, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरा केमिकल एनर्जी। मतलब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में बदला जाए। ठीक, यहां पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट भी होगा केमिकल रिएक्शन में। यहाँ पे केमिकल जो कंपाउंड्स होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे, वो आयंस में ब्रेक भी होंगे। तो यहाँ पे दोनों तरीके की एनर्जीज का एक दूसरे के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, तो वही इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। ठीक है, कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। इन्हीं दोनों की बात हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझना चाहता है तो उसका सबसे जो बेसिक फंडामेंटल होगा वो ये होगा कि भैया लोग एक बात बताओ कि कंडक्टर क्या होता है। क्या होता है कंडक्टर? किसी आप 9th क्लास के बच्चे या 8th क्लास के बच्चे को बुलाओगे, इधर आओ, कंडक्टर क्या होता है, तो वो तुरंत जवाब देगा, भाई कंडक्टर आर दोज सब्सटेंस विच अलाउ टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो कि कंडक्टर आर सब्सटेंसेज विच अलाउ द, देखो कंडक्टर में करंट भी फ्लो करेगा, और करंट कब फ्लो करेगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। और इंसुलेटर उसका उल्टा होता है। जैसे आपका लकड़ी है, वो आपका क्या है, इंसुलेटर है। कॉपर के वायर हैं, जितने भी अपने मेटल्स होते हैं, उन सभी मेटल किससे बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन से। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वहां पे आपका करंट का भी फ्लो होता है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर देखने को मिलती है बेटा, कंडक्टर के अंदर मिलती हैं। ठीक है, लेकिन हमें इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा गौर करना है, सबसे ज्यादा ध्यान देना है मेरे बच्चों, वो मुझे इलेक्ट्रोलाइट्स पे ध्यान देना है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स आर इलेक्ट्रोवैलेंट सब्सटेंसेज। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोवैलेंट सब्सटेंसेज होते हैं विच इन सॉल्यूशन और इन मोल्टेन स्टेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट द सेम टाइम अंडरगोज केमिकल डिकम्पोजिशन। देखो मेरी बात क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट वर्ड है, इसको समझा मैं कैसे अच्छा सकता हूं कि जैसे मान लो कि मेरे पास कोई एक कंटेनर है, उसमें मैंने वाटर वगैरह डिसॉल्व कर दिया, उसमें मैंने किसी आयनिक कंपाउंड को उसमें डिसॉल्व किया। ठीक है, तो जब मैं उस आयनिक कंपाउंड को उस वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो वो अपने आयंस में ब्रेक होगा। जब वो अपने आयंस में ब्रेक होगा, ठीक, तो उस आयन में ब्रेक होने की वजह से अगर मैंने वहां पे एनोड और कैथोड का सेटअप लगाया है तो वहां पे
आपको केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जिन्हें अगर हम वाटर में डाल के अगर हम डिसॉल्व करेंगे तो अपने आयंस में ब्रेक होंगे, और उनके ब्रेक होने की वजह से उसमें आपको इलेक्ट्रिकल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो आपको देखने को मिल सकता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होंगे जिन्हें आप मॉल्टन स्टेट में लाओगे तो वो अपने आयंस में ब्रेक ही नहीं होंगे, और जब वो अपने आयंस में ब्रेक नहीं होंगे तो उसकी वजह से उस पूरे सिस्टम के अंदर, उस पूरे सर्किट के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो वगैरह नहीं करेगी। तो दो ही तरीके की एनर्जी है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में। तो मेरे हिसाब से आपको नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी क्या आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट्स के आपके एग्जांपल जितने भी आयनिक कंपाउंड है, मान लो आपके NaCl हो गया, KNO3, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, ये सब आयंस में टूटते हैं बेटा। तो जितना जल्दी आयंस में टूटता है ना वो उतना बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है? उतना बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट होता है जो जल्दी आयंस में टूटता है, ठीक है। चलो अब यहां देखना बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने आपको बता दिया। जनरली जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं मेरे बच्चे, वो कैसे सब्सटेंसेज होते हैं? देखो वो कैसे सब्सटेंस होते हैं, कोवैलेंट सब्सटेंसेज होते हैं। देखो देखो देखो, देखो। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैसे सब्सटेंस होते हैं? कोवैलेंट। इसी वजह से वो अपने आयंस में टूटते नहीं हैं। याद रखना कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस वो सब्सटेंस हैं जो अपने आयंस में टूटते नहीं हैं बच्चों। क्लियर? बोलो हाँ। चलो भैया एक बात बताओ, कुछ फैक्टर हैं ऐसे जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो सबसे पहला बच्चा मुझसे ही पूछेगा कि सर ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होता क्या है? सबसे पहले तो ये बताओ। आ जाओ भाई देखते हैं। द फिनोमिना ऑफ फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस थ्रू द सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। देखो मैंने आपसे बताया था कि हमारे पास एक टैंक है, उस टैंक में हमने वाटर लिया एज अ सॉल्वेंट, हमने उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला, हमने उसमें एनोड और कैथोड का सेटअप लगाया, एक बैटरी लगा दी, सब कुछ सारा सेटअप एकदम बना हुआ है, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन उसे कहते हैं जिसमें कि फ्लो ऑफ करंट हो, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट हो, बट किस वजह से? जो तुमने इलेक्ट्रोलाइट डाला है वो अपने आयंस में ब्रेक होगा, तो उसके आयन में ब्रेक होने की वजह से, देखो यहां पे तो साफ साफ लिखा है कि द फिनोमिनन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस क्या? थ्रू द सॉल्यूशन, ठीक है ना बेटा। मूवमेंट, आयन के मूवमेंट की वजह से, सुनना, आयन के मूवमेंट की वजह से, फिर से सुनना, आयन के मूवमेंट की वजह से जब कोई हमारे पास फिनोमिना होगा जिसमें करंट फ्लो करेगा तो उसी फिनोमिना को बोला जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। बहुत बेसिक वर्ड है बट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है तो वहां पे जो करंट का फ्लो होगा वो होगा ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहले बेटा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ड्यू टू कंप्लीट आयोनाइजेशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जिसमें आपका जब इलेक्ट्रोलाइट आप बहुत बढ़िया लेते हो बेटा, तो अच्छा इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? बहुत आराम से, बढ़िया से, अच्छे से आयंस में ब्रेक होगा। क्लियर? तो अच्छे से आयन में जब वो ब्रेक होगा, ठीक ना, बढ़िया से आयन में जब वो ब्रेक होगा, ठीक, तो उसमें या करंट ज्यादा से ज्यादा फ्लो करेगी। तो वही बात हो गई कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो बढ़िया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होने के लिए पता है क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज कर दोगे तो उसमें आपको बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा माहौल नहीं मिल पाएगा, तो वहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इज लेस एट हायर कंसंट्रेशन। जानते हो बेटा जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है ना तो वो जो आयंस के फ्लो करने की जो रेट होती है वो घट जाती है। वैसे ही हो जाती है जैसे आपको किसी दलदल में मैं बोलूं कि चलो दौड़ो, किसी रेत में बोलूं कि दौड़ो,
तो जैसे आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी, उसी तरीके से जो आयंस हैं, अगर कंसंट्रेशन आप कहीं से इंक्रीज कर दोगे सॉल्यूशन के अंदर, तो वहां पे जो मूवमेंट ऑफ आयंस है ना, वो थोड़ा स्लो पड़ जाएंगे। इस वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आप एक अच्छे माइंडसेट के साथ बैठे हैं क्लास में, ठीक, और उतनी ही अच्छे माइंडसेट के साथ मैं भी आज आपको पढ़ाने वाला हूं। आज एकदम मजा आएगा आपको। मजा तो अब सारे लेक्चर में ही आएगा, मैं सही बता रहा हूं। बस आप थोड़ा सा पॉजिटिव अपने सिलेक्शन को सोच के पढ़िए। हम आपका सिलेक्शन करा के ही हम आपका सिलेक्शन करा के ही फाइनल करेंगे, ठीक है। चलो देखो, जैसे आपने अभी देखा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तीसरा टॉपिक है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। ए भाई सुनो, आपको पता है ना, लाइक डिसॉल्व लाइक। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स पोलर नेचर के होते हैं। तो हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स को जब हम लोग पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स इजीली आयोनाइज होते हैं। देखो लिखा भी हुआ है, समझे ना, कि अगर आपने किसी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में बार बार क्यों करता हूं, क्योंकि वाटर पोलर सॉल्वेंट होता है। अब बच्चा पूछेगा सर ये पोलर सॉल्वेंट कैसे हुआ? अरे भाई, वाटर के पास एक H+ है, O पे माइनस है, तो वो पोलर है। कैसा है? पोलर। तो वाटर पोलर है, ठीक, वो अपने आयंस में, वो उसमें क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स है। तो इसी वजह से अगर आपने किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को अगर आपने डिसॉल्व कर दिया पोलर सॉल्वेंट में, तो वो आसानी से अपने आयंस में ब्रेक हो सकता है। लास्ट है टेम्परेचर। देखो आपको समझाओ कि जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है, टेम्परेचर जब राइज करता है, टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है, तो जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है ना बेटा, वो भी साथ साथ में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि टेम्परेचर को राइज करने से जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है उसे सपोर्ट मिलता है और वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। चलिए आगे बढ़ा जाता है। यहां पे लिखा हुआ है बेटा कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, ठीक है, जरा एक मिनट इसको समझ लेते हैं। सभी लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ना मेरे साथ एक बार। बस एक बार रीडिंग मारोगे, सारी बातें आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। द फिनोमिनन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। मेरे बच्चों, ये वैसी बात हो गई जैसे कि आपने किसी वायर में, कॉपर का वायर, जैसे हमारे घरों में जो लाइट आती है, तो हमें क्या होता है, पावर हाउस से हमारे घर तक पूरा एक सर्किट बना होता है। वहां से जब स्विच ऑन किया जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है, और वही जो पूरा का पूरा वायर लगा है वो मेटेलिक वायर है। तो उस मेटेलिक वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सीक्वेंस में रहते हैं। जब उधर से इलेक्ट्रॉन आता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो यही बात, जैसे स्विच ऑफ कर दोगे, करंट का फ्लो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो अब मेरी बात को समझना जरा ध्यान से। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन का मतलब हम क्या कह रहे हैं कि यहां पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से कर रहा है। और जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन था, वहां पे जो तुम्हारा करंट फ्लो हो रहा था ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस, वो आयंस की वजह से फ्लो हो रहा था। वहां पे जो मैटर होता है वो ट्रांसफर होता है एनोड से कैथोड की तरफ, और यहां पे किसी तरीके का कोई मैटर नहीं ट्रांसफर होता, कुछ नहीं ट्रांसफर होता, केवल इलेक्ट्रॉन्स अपनी मूवमेंट में आ जाते हैं। और जब तक आप स्विच ऑन रखोगे तब तक इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, तब तक इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है। द सब्सटेंस शोइंग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन आर नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। जैसे हमारे ये मेटल, ग्रेफाइट, सर्टेन मिनरल्स, ये सब के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है बेटा, कंडक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में कभी भी कोई मैटर ट्रांसफर नहीं होता, और इसमें जो करंट फ्लो करती है इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से फ्लो करता है। कौन हो, करंट, याद रखना, ठीक है। आज का जो हमारा मेन लेक्चर है वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन के ऊपर है। आज हम अपनी क्लास में
जो सबसे इंपॉर्टेंट आईआईटी और नीट के लिए एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका कि नाम है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी भी ईयर में उससे जरूर हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप लोग थोड़ा सा भी दिल लगा के पढ़ते रहोगे ना, आपको सारी चीजें एक एक करके समझा दूंगा बेटा, प्रॉमिस है आपसे। क्योंकि मैं पढ़ाने का जो काम होता है ना, वो प्रोफेशनल कम इमोशनल ज़्यादा करता हूँ, और इसी वजह से कि बच्चों का बढ़िया हो पाए। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल मज़े में हर चीज़ को लीजिए, बढ़िया से पढ़िए, पढ़ाई को एंजॉय कीजिए, बोझ समझ के नहीं पढ़ना है। यहाँ पे बेटा मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है, दोनों के बीच में डिफरेंस मैं आपको बता भी चुका हूँ कि भैया जो इलेक्ट्रॉनिक वाला होता है, ठीक, जो मेटेलिक इलेक्ट्रॉनिक वाला होता है उसमें करंट फ्लो करता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होता है उसमें आयन के फ्लो की वजह से यहाँ पे कोई मैटर ट्रांसफर नहीं होता, और यहाँ पे जो मैटर होता है ना वो एनोड से कैथोड की तरफ क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे याद रखना कि डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस अकर रिजल्टिंग इन द फिजिकल एंड द केमिकल चेंज। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। अब यहां पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलेसिस, फिर से बोलना क्या लिखा है, इलेक्ट्रोलेसिस। इलेक्ट्रोलेसिस एक ऐसी फिनोमिना है जिसमें डिकम्पोजिशन होता है एक इलेक्ट्रोलाइट का। कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसको हम डिकम्पोज करते हैं। क्या करते हैं? डिकम्पोज, उसको तोड़ते हैं। किसमें? आयन में। किसमें तोड़ते हैं? आयन में तोड़ते हैं, थ्रू इट्स सॉल्यूशन। उसको हमने मान लो हमारे पास मान लो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को ले लिया, उसे पानी में डाला, तो पानी में डालूंगा तो पहले तो मतलब इलेक्ट्रोलाइट एक तरीके का सॉल्यूट है, पानी में डालूंगा तो सॉल्यूशन बन जाएगा, तो वो अपने आयंस में टूटेगा। ठीक ना, तो अब उसको जब आयन में तोड़ेंगे तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलेसिस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बेटा? इलेक्ट्रोलेसिस। इलेक्ट्रोलेसिस आप लोग यहां पे समझ चुके हैं, तो मुझे अब आगे बढ़ जाना चाहिए। इलेक्ट्रोलेसिस में हम जो यहां पे कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो आज के लेक्चर का सबसे हीरो है, सुपर हीरो है, और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, उस बंदे का नाम है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलेसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलेसिस बहुत ध्यान से समझना। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलेसिस में क्या होता है बेटा, कि हम लोग यहां पे एक सेटअप बनाएंगे। क्लियर बात? उस सेटअप में मैं एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूं। वैसे पहले तो ये समझ लो कि फैराडे लॉज ने क्या बोला था, फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरा डायग्राम समझा दूंगा। दिस लॉ स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी। दरअसल यहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो आता है वो चार्ज से आता है। इलेक्ट्रिसिटी कहां से आता है? चार्ज से आता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी कहां से आता है? चार्ज से आता है। ठीक है, चार्ज फ्लो करेगा तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, कुछ टाइम के लिए फिनोमिना होगा। तो यहाँ पे दरअसल इस चीज़ को और बेहतर तरीके से कैसे समझा सकता हूँ, मेरे पास एग्जाम्पल मैं आपको लेके समझाता हूँ थोड़ा बढ़िया से, जल्दी से आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, ठीक है बेटा। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए, जल्दी से यहाँ पे देखिए। हम लोगों ने यहाँ पे एक सेटअप बनाया। हम लोग यहाँ पे एक बेटा ना, एक हमने टैंक टाइप का लिया है। इसमें हम लोगों ने पूरा का पूरा वाटर डिसॉल्व कर दिया। इसमें हमने क्या कर दिया, वाटर को पूरा कंप्लीटली डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, इसमें हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया, मान लो कॉपर सल्फेट लिया। पहले ये सॉलिड स्टेट में होता है और इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक हमने एनोड लिया
और एक हमने कैथोड लिया। जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है ना बेटा, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव। ये अपना एनोड है और ये अपना कैथोड है। बहुत ध्यान से समझना सभी लोग, ये अपना क्या है, कैथोड है। ठीक है जी। इसमें हम लोगों ने यहां पे ये बड़ा टर्मिनल है, ये छोटा है, हमने एक बैटरी लगा दी। ठीक है। इसमें होता क्या है कि एनोड से हमेशा इलेक्ट्रॉन निकला। ये सबसे पहले जो कॉपर सल्फेट है ना बेटा, ये कॉपर सल्फेट जब इस वाटर मॉलिक्यूल्स में, ये इसके अंदर मान लो हमने वाटर रखा था, तो जब हम इसमें वाटर में इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने आयंस में ब्रेक होता है। अपने आयन में ब्रेक होता है। कैसे ब्रेक होता है जरा देख लो इसको। कॉपर पे +2 एक्वस और SO4 पे -2 एक्वस। क्लियर है। तो यहां पे जो मेटल हमारा Cu+2 है, ये मेटल डिपॉजिट होना चाहता है कहां पे, कैथोड पे। और ये जो एनायन वाला पोर्शन है ये कहां पे डिपॉजिट होना चाहता है, एनोड पे। तो कौन डिपॉजिट होगा पहले, कौन नहीं होगा, वो तो अलग की बात है। बट यहां पे जो फैराडे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि यहां से हमारी करंट चलती है बेटा। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोज के डायरेक्शन चलता है। तो इसमें इन्होंने ये बताया कि अगर आपने, जैसे आपने इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, अगर आपने यहां पे पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो स्टार्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो आया, ये हमारा जो कॉपर सल्फेट है, इट विल बी ब्रेक डाउन इनटू देयर आयंस। और आयंस में जब जितना ज्यादा ये ब्रेक होंगे, उतना ज्यादा यहां पे अब करंट का क्या होगा, फ्लो होना स्टार्ट होगा। क्लियर बात। और इस दौरान कुछ ना कुछ तो वक्त लगेगा, कुछ ना कुछ तो वक्त यहां पे लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ठीक। तो यहां पे फैराडे साहब ने बताया था कि जो आपका वेट मेटल का, याद रखना, मेटल केवल कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है और हमारा जो न्यूमेरिकल का मेन फोकस होता है वो उस मेटल के वेट को कैलकुलेट करने पे होता है। जो ये मेटल यहां से यहां कैथोड पे डिपॉजिट होता है ना, उस मेटल के वेट को कैलकुलेट करने पे हमारा टोटल फुल फोकस उसी के ऊपर होता है। ठीक है। तो यहां पे देख लेते हैं बेटा कि जो मेटल का वेट डिपॉजिट होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू चार्ज। ये ऐसा हमने आपने नहीं बताया, सबसे पहले फैराडे साहब ने इसको बताया। तुरंत आप लोगों के जब भी प्रोपोर्शनलिटी की बात आती है, आपके दिमाग में तुरंत आता है कि सर ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के आप यहां पे Z इंटू क्यू लिख दो। अब बच्चों को ये भी बताना पड़ेगा ना Z क्या है। W=Z जो होता है वो जिस मेटल की बात कर रहे हैं जो डिपॉजिट हो रहा है, उस मेटल का मोलर मास, ठीक, अपॉन में वैलेंसी फैक्टर, और ये नीचे होता है F, और Q क्या होता है बेटा, I/T। तो यहां पे मैं थोड़ा सा बच्चों को हिंट दे दूं कि बच्चों जो यहां पे Z लिखा गया है ना, Z होता है E/F। तो बच्चा फिर मुझसे पूछेगा सर ये E क्या होता है। E जो होता है वो इक्विवेलेंट वेट होता है, और इक्विवेलेंट वेट को हम लोग लिखते हैं मोलर मास अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट जो होता है ना बच्चों, वो मोलर मास अपॉन में वैलेंसी फैक्टर की टर्म्स में लिखा जाता है। और दूसरी बात कि यहां पे जो हमारा F है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कौन सर F क्या है, तो F जो होता है इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलॉम। F जो होता है ना बेटा, F वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना, दैट इक्वल टू 1F। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे आप लोगों ने एनसीईआरटी जब पढ़ी होगी क्लास 12th में, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनके लिए बता दूं कि जो F होता है ना बेटा, F उसे फैराडे, देखो चार्ज की यूनिट कूलॉम भी होती है, चार्ज की यूनिट फैराडे भी होती है। तो हम लोग जब F की बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि जो F की जो ये वैल्यू 96500 आई है, वो कहां से आई है। पहले तुम्हें फॉर्मूला देख लो एक बार ढंग से,
फिर मैं बताता हूं कि F की वैल्यू I कहां से है। पहले आप सभी ये फॉर्मूला एकदम बढ़िया से इसको समझ लो। वेट, जिस मेटल की बात करो कि जो मेटल डिपॉजिट होने जा रहा है उस मेटल का ये वेट है, उस मेटल का मोलर मास। कई बार बच्चे गलतियां क्या करते हैं कि जैसे मान लो कॉपर सल्फेट है, तो इस कॉपर सल्फेट में पूरे कॉपर सल्फेट का मोलर मास नहीं लेना है। क्या लेना है फिर? केवल उस कॉपर का आपको लेना है, जो मेटल है ना, केवल उस मेटल का मोलर मास लेना है। याद रखना, केवल उस मेटल का मोलर मास लेना है, पूरे कंपाउंड का नहीं लेना है। ठीक है, पूरे कंपाउंड का मत लेना भैया। किसका लेना? वो खाली मेटल जो है, जो खाली मेटल दिख रहा है ना, उसका ले लेना, बाकी सबका लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देख ला, सब लोग के सामने ही पड़ा है कि W इक्वल टू कैपिटल M अपॉन वैलेंसी फैक्टर इंटू F इंटू I इंटू T। अब बच्चा मुझसे पूछता है कि पवन सर ये F कहां से आया? तो 1 फैराडे क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक बात बताऊं प्यारे साथियों, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना, वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। साइन तो निगेटिव होता है, लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यही बात हो गई ना कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे मेरे भाइयों? उसे ही 1 फैराडे बोलेंगे। और वो कितना होगा? देखिए सभी लोग, देखिए सभी लोग, कितना होगा? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 और मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। ये बातें अगर हम यहां से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, तो ये एग्जैक्टली आपका आ जाएगा कितना हो? 96500 कूलॉम। यही लिखा जाएगा, यही सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल में यूज किया जाता है। समझे कि नहीं समझे? इसके ऊपर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और शायद आपको वो क्वेश्चन भी सिखा दिए जाएं। चलिए मैं एक क्वेश्चन सिखा भी देता हूं, बहुत छोटा सा बेसिक क्वेश्चन है। यहां पे आपको एक क्वेश्चन मैं करा भी देता हूं। लिखो कि फाइंड रिक्वायर्ड चार्ज इन टर्म्स ऑफ फैराडे, इन टर्म्स ऑफ फैराडे। ठीक है, फाइंड या रिक्वायर्ड चार्ज इन टर्म्स ऑफ फैराडे। हमें चार्ज चाहिए किसकी टर्म्स में? फैराडे की टर्म्स में चाहिए। किस टर्म्स में? फैराडे की टर्म्स में चाहिए। ठीक है भाइयों, और उसमें हमें लिखा हो कि 1 मोल Al+3 से हमें एल्युमिनियम में जाना है। ठीक है, तो आइए मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं है। यहां पे देखिए क्या लिखा है, यहां पे ध्यान से देखना थोड़ा। हमारे पास अगर यहां पे लिखा हो Al+3, आप देखो बेटा Al+3 में +3 का चार्ज है, तो उसे न्यूट्रल करने के लिए एक Al+3 अगर तुम्हारे पास है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। अगर हम इस Al+3 में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे तो ये प्लस और ये माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। और ये यहां पे Al बच जाएगा। क्लियर बात? अब यहां पे देखो, एक एल्युमिनियम पे ना, एक एल्युमिनियम +3 को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तब जाके वो Al में कन्वर्ट होगा। तो अगर हम इसके आगे मोल लगा दें, हम इसके आगे मोल लगा दें, तो भाई ये 3 इलेक्ट्रॉन मोल हो जाएगा ना, ये भी तो मोल हो जाएंगे, मोल 3 इलेक्ट्रॉन। भाई अगर एक एल्युमिनियम पे 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है एक Al+3 पे, तो अगर इसके आगे मोल लगेगा तो ये भी 3 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1 फैराडे। तो यहां पे आप लिखोगे कि 3 मोल इलेक्ट्रॉन के केस में
आप यहां पे लिखोगे बेटा कि रिक्वायर्ड चार्ज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 फैराडे, क्योंकि एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे होता है। तो यहां पे दरअसल 3 मोल इलेक्ट्रॉन है। कितने मोल इलेक्ट्रॉन है? 3 मोल। तो इसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसे आप लोग अपने दिमाग और दिल में थोड़ा बसा के रखना, छुपा के रखना, बट जब जरूरत पड़े तब निकाल देना, अपना क्वेश्चन करके बस शांत लग जाना, ठीक है ना। अच्छा एक बात बता दूं, मैं ये चैप्टर थोड़ा टॉपिक वाइज कराऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ ही टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आएगा, तो उसे थोड़ा आराम से समझ लो। जल्दीबाजी में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग ना बहुत परेशान हो जाते हो, 1 शॉट वीडियो बहुत खोजते हो। मुझे ऐसा लगता है कि यार थोड़ा कॉन्सेप्ट बना के पढ़ो। 1 शॉट वीडियो की बजाय हमारे जो थोड़े थोड़े टॉपिक समझा के वीडियोस है ना, उन पे ज़्यादा डिपेंड रहो, समझे ना। थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए कॉम्पिटिटिव के लिए। ऐसा नहीं कि बस बहुत जल्दी के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। मान लो एक क्वेश्चन ऐसा है कि ऐसे लिखा हो कि MnO4 माइनस, यहां पे लिखा हो 1 मोल, और यहां पे लिखा हो Mn+2, ठीक है। तो ये इसके आगे चेक कर लो 1 मोल है कि नहीं है, 1 मोल है कि नहीं है, बस ये चेक कर लो। तो ऐसे सिचुएशन में अगर तुम्हें डायरेक्ट निकालना हो तो मेरे बच्चे यहां पे x मान लो, 4 मल्टीप्लाई बाई -2 इक्वल टू -1, तो यहां पे x इक्वल टू +7 आएगा, और यहां पे +2 है। तो यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस चेक करो। अगर हम यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस चेक करेंगे तो मुझे 5 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है। और अगर एक बार केवल एक MnO4 माइनस और Mn+2 होता तो वहां पे 5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। लेकिन अगर MnO4 माइनस के आगे 1 मोल लग गया तो वो इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, 5 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जब 5 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वहां पे जो रिक्वायर्ड चार्ज होगा, यहां पे जो रिक्वायर्ड चार्ज होगा बेटा, यहां पे जो रिक्वायर्ड चार्ज होगा ना, वो मेरे बच्चों 5 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 5 फैराडे। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने जानबूझ के आपको करा दिया, क्योंकि काफ़ी बेसिक फंडामेंटल के क्वेश्चन हैं, और इस ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखते जरूर हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस के लिए करा दिया। अब मैंने आपको बता दूं कि आज के इसमें क्वेश्चन में भी मैंने आपको ले रखा है 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए, तो सभी लोग देख लेना। अच्छा, वहाँ पे I जो था वो करंट था, और T जो था वो टाइम था। टाइम को हमेशा आपको सेकंड में लेना है। किस में लेना है बेटा? ये पॉइंट ध्यान देना, ये पॉइंट ध्यान देना कि टाइम को किस में लेना है, आपको सेकंड में लेना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये सब चीज़ें आपको मैंने करा दिया, तो मुझे अब टेंशन नहीं है बेटा, ठीक है ना। मैं सारी बातें आपको डिटेल में बता चुका हूं, तो इसलिए अब देखिए फैराडे का सेकंड लॉ क्या है वो भी आप ध्यान से एक बार देख लो। 2 मिनट लगेगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन फैराडे के सेकंड लॉ से भी आ जाता है। इट स्टेट्स दैट व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि बेटा हम लोग बहुत सारा कॉम्बिनेशन बनाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, और सबको सीरीज में कंबाइन कर देते हैं। तो जब भी आपको पता है ना कि जब सीरीज में सर्किट सीरीज में लगा होता है तो सीरीज में सेम करंट फ्लो करता है, सेम करंट फ्लो करेगा, तो मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है, सेम है। बात को समझ रहे हो ना। तो यहां पे हम लोग लिख रहे हैं कि अगर हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमने बहुत सारा सेटअप लगाया है, सारा का सारा सीरीज में कॉम्बिनेशन है, तो वहां पे जो वेट और इक्विवेलेंट वेट का जो रेशियो होता है, ये देखो वेट और इक्विवेलेंट वेट का जो रेशियो होता है बेटा, देखो तुमने अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट को ले रखा है, तो उसमें जो वेट डिपॉजिट होंगे उनका वेट और इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट का मतलब कि जो तुम मेटल आपने, जिसे मान लो कॉपर ले लिया, एक में जिंक ले लिया, एक में सिल्वर ले लिया, ठीक, तो उसमें जिंक एक जगह डिपॉजिट होगा, सिल्वर होगा एक जगह, कॉपर होगा, तो उनका वेट तो अलग अलग, वेट अलग हो गया। उनके जो इक्विवेलेंट वेट है बेटा, चूंकि उनके मोलर मास भी क्या होते हैं, अलग, और उनकी वैलेंसी फैक्टर्स भी क्या होंगी, अलग होंगी।
तो ये सेकेंड लॉ जो फैराडे का होता है वो ये कहता है कि इट स्टेट्स दैट व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, देखो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। उनका जो वेट और इक्विवेलेंट का रेशियो होता है ना, ये दरअसल मैं आपको बता दूं, ये ऐसे कह रहा है कि जो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, तो W और E को डिवाइड कर दो, तो W अपॉन में इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। क्या होगा मेरे बच्चे, कांस्टेंट। तो यहाँ पे बहुत सारे बुकों में आपको फॉर्मूला ये ऐसे दिख सकता है कि W1 अपॉन में E1 इक्वल टू W2 बाई E2 इक्वल टू W3 अपॉन में E3। ठीक है, अगर कहीं पे भी आपको सीरीज में कॉम्बिनेशन दिखे ना कई का, तो आपको ऐसे न्यूमेरिकल में क्या होता है, जैसे मान लो दो इलेक्ट्रोलाइट हैं, हमने उनका पूरा सेटअप बना के सीरीज में कंबाइन कर दिया, तो एक का वेट उसका इक्विवेलेंट वेट दिया है, दूसरे का इक्विवेलेंट वेट दिया है, तो उसका वेट पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, बट पूछा इस पे भी जाता है। ठीक है ना, तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखना कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हों कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके वेट और उनके इक्विवेलेंट वेट का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज आपस में क्या होता है, उनका इक्वल होता है। तो क्यों कांस्टेंट, W बाई ई क्यों कांस्टेंट हो गया, तो जितने इलेक्ट्रोलाइट होंगे उतनों के लिए तुम लिख देना W1 अपॉन में E1, W2 बाई E2, फिर W3 अपॉन E3, सबको आपस में क्या कर देना, इक्वेट कर देना। तो जो भी तुमसे पूछा जाएगा ना न्यूमेरिकल के अंदर, वो सारी चीजें तुम यहीं से बता सकते हो। ठीक है, चलो जी आगे बढ़े। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने बता दिया, इसको आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना। आइए बेटा हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, सारे लड़के लड़के तैयार हैं, चलिए आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं थोड़ा दिल लगा के। ठीक है, आज के न्यूमेरिकल में 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मूड अपना हो जाएगा फ्रेश। ठीक है, लिखा है कि 0.2964 ग्राम ऑफ कॉपर वाज डिपोजिट ऑन पैसेज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फॉर 30 मिनट थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। अब एक ईमानदारी से बात बताएं सभी को कि अगर तुमसे कभी ऐसा न्यूमेरिकल पूछे कि कॉपर का या किसी मेटल का एटॉमिक मास बताओ, ठीक, अब चूंकि कॉपर का एटॉमिक मास तो 99% स्टूडेंट जो नीट और IIT के एग्जाम देते हैं उन्हें याद होता है कि 63.5 ग्राम होता है। बट अगर अब न्यूमेरिकल में जबरदस्ती पूछ ही दिया तो थोड़ी इसकी भी इज्जत कर लो ना यार, थोड़ी इसकी भी इज्जत कर लो, चलो इसको निकाल के बता दो यार। ये यहाँ पे मेरे मत देखना तुम भाई प्लीज़, ये हमारे भाई ने सॉल्यूशन कर रखा है, हम लोग ऐसे सॉल्यूशन प्रेफर नहीं करते हैं, हम तो बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं। अब आपको मैं ये बता दूं, वेट का फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन में वैलेंसी फैक्टर इंटू F इंटू I इंटू T। मेरे प्यारे बच्चे जो 30 मिनट्स है ना, आप इसे 30 इंटू 60 कर दो, करंट तो दे ही रखा है और वेट जो डिपॉजिट हो रहा है वो भी दे रखा है, वेट दे रखा है 0.2964 और मोलर मास कॉपर का हमको निकालना है। अब ये N की वैल्यू बहुत से बच्चों को नहीं पता चलता, तो मैं बता देता हूं मैं किस लिए हूं। कॉपर सल्फेट, मेरे बच्चे जब तुम कॉपर सल्फेट को एक्वस में ब्रेक करोगे आयंस में, तो कॉपर पे +2 जाएगा और SO4 पे क्या जाएगा, -2। अब देखो यहां पे कॉपर आपको क्या दिख रहा है, कॉपर का 1 और SO4 भी एक बार, तो ये जो हम 2 1 जा 2 करते हैं ना, और ये 2 1 जा 2 करते हैं, देखो ध्यान से, कॉपर +2 और SO4 -2 में टूट रहा है, तो देखो 2 1 जा 2 और 1 2 जा 2, तो यहां पे N निकालना आपको आना चाहिए। अगर आप वैलेंसी फैक्टर अगर गलत लिख दोगे ना, तो आपका बढ़िया न्यूमेरिकल जो आसान, जो कम समय में होने वाला था, वो आपका बेकार हो जाएगा। जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट दिया होगा बच्चे उसे आयन में ब्रेक करना सीखो। कॉपर सल्फेट टूटा, कॉपर पे +2 और SO4 पे -2, तो ये 1 कॉपर 1 है तो 1 2 जा 2, तो यहाँ पे हमने N की वैल्यू निकालना सीखा। ठीक है, और उस N की वैल्यू को हमने यहाँ पे मान लो कितना था, 2 था तो 2 रख दिया, और F की वैल्यू क्या होती है 96500। करंट कितना है बेटा 0.5 एम्पियर, और यहाँ पे टाइम कितना है बेटा 30 × 60। तो यहाँ पे बहुत सारे जीरो जो आपको दिख रहे हो
आप आराम से तसल्ली से इनको काट दो, कैंसिल कर दो। जब आप यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे आपका जो मेटल कॉपर का जो मॉलिक्यूलर मास आएगा ना बेटा, वो आपका आएगा 63.5। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। आपको समझाने के लिए ये क्वेश्चन कराया गया है कि आपको फॉर्मूला रटने से फर्क नहीं पड़ता, आपको उस फॉर्मूले पे क्वेश्चन लगाना भी आना चाहिए। आपने गलती से अगर टाइम को मिनट से सेकंड में नहीं बदला तो गलत हो सकता है। अगर आपने वैलेंसी फैक्टर गलत लिख दिया, एन जो होता है वैलेंसी फैक्टर होता है, तो हर तरीके से आपको तैयार रहना है क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ा जाए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनमें कुछ ज़्यादा आपको दिखेगा नहीं। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। सभी बच्चे हमारे तैयार हैं? चलिए देखिए सभी लोग, यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है बेटा, आपको पढ़ के सुनाया जाता है। लिखा है कि 100 वाट 220 वोल्ट का कोई लैंप कनेक्ट किया जा रहा है सीरीज में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। व्हाट इज द वेट ऑफ कॉपर बी डिपॉजिट बाय द फ्लोइंग करंट फॉर द 5 एम्पियर। मतलब कि 5 टाइम निकलो, 5 आवर है, अच्छा सेकेंड में बदलना पड़ेगा तो 60 × 60, क्योंकि पहले मिनट में और फिर उसमें जाएंगे। तो ये लगभग अपना जो भी 5 × 60 × 60 ऐसे लिख दो तो ये सेकेंड में आ जाएगा। मेरे बच्चों यहां पे हमको डायरेक्टली इस न्यूमेरिकल में करंट नहीं दिया, हमें एक फॉर्मूला बचपन में क्लास 10 में पढ़ते हैं, P = VI। तो पावर यहां पे 100 है और वोल्टेज से डिवाइड कर दो कितना, 200, तो करंट यहां पे I की वैल्यू आएगी 0.5 एम्पियर। तो वो I तुम यहां पे नोटिस कर दो कि भैया हमने I निकाल लिया 0.5 एम्पियर। अब इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लग रहा कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए, आपको तुरंत लगा लीजिए, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट है वो अपने आयंस में ब्रेक होगा ना, तो कॉपर में +2 आएगा और SO4 पे -2 आएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अब बेहद आसान हो चुका है कि वेट ऑफ कॉपर। तो बच्चों यहां पे आप मोलर मास किसका यूज करोगे, कॉपर का, कॉपर सल्फेट का नहीं, केवल उस मेटल का जो डिपॉजिट होता है उसका वेट लो, उसका मोलर मास लो। तो कॉपर का जो मोलर मास होगा ना बेटा, वो होगा आपका 63.5। और कॉपर सल्फेट जब आयंस में ब्रेक होता है तो ये 2 × 2 हो गया, तो यहां पे वैलेंसी फैक्टर आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या आएगा बेटा, यहां पे F की वैल्यू होती है 96500 और करंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, करंट यहां पे दिया गया है 0.5 एम्पियर। दूसरा यहां पे आपको जो टाइम दिया जा रहा है ना बेटा, वो टाइम दिया जा रहा है आपको कितना मिनट हो, बोलो, ये दिया जा रहा है 5 × 60 × 60। ठीक है, तो यहां पे आपको बहुत सारे 0 आपको कैंसिल करने के मौके मिलेंगे। यहां से जब आप वेट कॉपर का आराम से कैलकुलेट, देखो मैंने आपको आदत बता दी है कि कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा मोटिवेट होकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल आते ही कैलकुलेशन के लिए हैं। ठीक है, तो आप ये सारी कैलकुलेशन को आप ढंग से देखो, ये 2 है ना, तो इसको काट देना तो ये 3 हो जाएगा। ठीक, जरा 5 से इसको काटोगे ना, जब 5 से काटोगे इसको तो मेरे हिसाब से कितना हो जाएगा, 5 × 1 = 5, फिर 4 बचेगा ना, 4 9, ये 193 हो जाएगा। तो वेट ऑफ कॉपर आएगा आपका 63.5 × ये 3 हो चुका है, इंटू 0.5 × 3 और ये इंटू क्या है 6 और डिवाइडेड बाई 193। इसे आप लोग सॉल्व कर लेना बेटा, इसे आप पूरा कैलकुलेट कर लेना ढंग से, तो जो भी आंसर आएगा उसको आप लोग कॉपी में क्या कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है, अभी तक देखो ये जो क्वेश्चन हो रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, बस करे इसलिए जा रहे हैं ताकि बच्चों को एक बार प्रैक्टिस हो जाए, बच्चों को महसूस हो जाए कि यार एग्जाम में ना उतना मुश्किल नहीं आता, बस एग्जाम का माहौल मुश्किल होता है, समझे ना, थोड़ा सा माहौल टाइट होता है, थोड़े बच्चे नर्वस होते हैं, नहीं तो क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत आसान आते हैं। सही बता रहा हूँ, केमिस्ट्री में मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिखता है जो ऐसा लगे कि अगर बच्चा थोड़ी सी सावधानी। एक बात बताओ, तुम पेपर दे रहे हो, पेपर में मान लो 10% क्वेश्चन टफ डाल दिया गया, तो क्या तुम्हारा सिलेक्शन खत्म? अरे भाई ऐसा नहीं होता है, वो 90% जो तुम्हें आता है
वो करना इंपॉर्टेंट होता है। और वो 90% अच्छा तब होता है जब आपके अंदर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्वेश्चन देख के आइडिया लग जाता है, अरे ऐसे होगा, तो क्वेश्चन जब देख के आइडिया लगने लगता है तो आपका समय बच जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है। जैसे आपको कॉन्फिडेंस वैसे ही हाई है, देखो वो क्वेश्चन पूरा तुम कैलकुलेट वगैरह करोगे तो उसका आंसर जो आएगा बेटा वो 2.69 ग्राम आ रहा है। तो आप लोग पूरा कैलकुलेट करके एक बार ढंग से, मेरे आंसर पे मत जाना, अपना आंसर निकालो, फिर चेक करो, मैच कर जाए तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारा वाला तो बिल्कुल सही है, क्योंकि तुम लगा रहे हो ना, तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी है मेरे से भाई, आप लगा लो। ये भैया एक बार IIT JEE 2008 का 2008 का क्वेश्चन है, जरा आप सभी लोग क्वेश्चन देख लो क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा गया है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl सॉल्यूशन वाज कैरिड आउट बाय पासिंग 10 मिली एम्पियर। वाह, करंट लिख लो I, ये 10 मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर। द टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट 0.01 मोल ऑफ H2 गैस एट द कैथोड। अच्छा, मुझे टाइम यहां पे क्वेश्चन मार्क है, क्लियर बात, और मुझे यहां पे कुछ बहुत ज्यादा दिया हुआ नहीं है, तो चलो इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार मैं चाहता हूं कि सभी लड़के लड़कियां एक बार ट्राई जरूर कर लें खुद से, ठीक, और जितने भी बच्चे चाहते हैं अपना आंसर पहले देना हमसे, वो आंसर दे सकते हैं। हम यहाँ पे वेट भी आपका करने को तैयार है बेटा, जल्दी से कर लो। जो लड़का लड़की करना चाहता है वो कर सकता है, ठीक, हम सभी का इंतजार करने के लिए इंतजार कर सकते हैं, लेकिन आप पहले करके दिखाओ जल्दी से। कैसे सॉल्व होगा बताइए सभी लोग, बताइए जल्दी से, लेट मत कीजिए बेटा, जल्दी कीजिए। चलिए यहां पे आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहां पे जो बेटा H2 गैस है, ठीक है, तो H2 गैस वाले में क्या होगा, यहां पे उसका मोल दे रखा है 0.01 मोल ऑफ H2 गैस, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि मोल क्या होता है, वेट अपॉन में मोलर मास, वेट अपॉन में क्या होता है, मोलर मास। तो हम लोग के पास फॉर्मूला होता है W इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर इंटू F इंटू I इंटू T। I और T तो निकालना है, और हमें क्या दे रखा है बेटा, यहां पे हमें वेट अपॉन में मोलर मास हम ऐसे लिख लेंगे, और ये 1 अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। सबसे पहले जो H2 गैस की बात कर रहा है ना, तो H2 गैस कैसे बनता है बेटा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा तो ये H2 गैस में जाएगा। तो यहां पे 2 1 जा 2, यहां पे जो वैलेंसी फैक्टर आपको दिख रहा है ना, ये 2 1 जा 2, तो यहां पे आप वैलेंसी फैक्टर कितना ले लेना, 2 ले लेना, और F की वैल्यू आपकी पता है 96500 होती है, वो ले लेना। टाइम आपको दिया है ना 10 इंटू 10⁻³ और आपको I दिया है और आपको टाइम पूछा जा रहा है बेटा। ये वेट अपॉन में मोलर मास डायरेक्टली दे रखा था, कितना दे रखा था, 0.01 बेटा। तो 0.01 का मतलब क्या हो गया, 0.01 का मतलब होता है 10⁻²। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बता, अगर मैं 10 इंटू 10⁻³ को सॉल्व करूंगा तो ये 10 की पावर क्या है बताना, ये 10⁻1, तो 10⁻1 और -2 लोगे तो वही मतलब 10⁻1 और -3 सॉल्व करोगे तो -2 आएगा। तो यहां पे भी -2 है, इसे आप लिख सकते हो कि 10⁻², 1 अपॉन में 2 इंटू 96500। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब फिर यहां पे भी बन जाएगा 10⁻2 और यहां पे टाइम। तो मेरे प्यारे साथियों हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो टाइम इक्वल टू कितना आएगा, इनका मल्टीप्लाई करो, 5 दुना के कितना हो गया 10, 6 दुना के कितना हो गया 6 2 जा कितना हो गया 12, 12 और 1 मिलके कितना हो गया 13, और 9 2 जा क्या हो गया बेटा 18, 18 और 1 मिलके कितना हो गया 19। ठीक है, और यहां पे इंटू क्या हो जाएगा बेटा आपका इंटू 100, क्योंकि ये जो 2 जीरो है ना बेटा इसको हम 100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां पे मैं आपको एग्जैक्टली सही बताऊं, एकदम एग्जैक्ट क्या आंसर आएगा हमारा,
ये नीचे ऑप्शन यार कट रहा है थोड़ा, नीचे ऑप्शन कट रहा है। मैं एक बार अगर इसकी पूरी कैलकुलेशन करूंगा तो देखो कभी कभी लोग f की वैल्यू 96480 भी लिखते हैं, मतलब कुछ ऐसा भी लिखते हैं 96500 की बजाय पे कुछ ऐसा भी लिखते हैं। तो अगर आप इन सारे ऑप्शन में देखो 9.65 इंटू 10 की पावर 4, इससे तो आप बहुत दूर हो। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे बेटा, आप इसको ऐसे लिखोगे, अगर आप इसको 10 की पावर्स में करोगे कन्वर्ट, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप लिख लो 19.30 इंटू 10 की पावर पे 4 आएगा। क्यों? क्योंकि दो हमने डेसिमल शिफ्ट करेंगे ना, तो डेसिमल शिफ्ट करने के दौरान 2 जीरो तो यहाँ पे हो गया और डेसिमल यहाँ पे लगा रहे हैं ना, यहाँ पे लगा रहे हैं, तो इस वजह से बेटा क्या हो रहा है, ये 9.3 इंटू 10 की पावर 4 की आंसर, ये वाला जो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी है ना, ये एग्जैक्टली सही मैच कर रहा है बेटा। समझे कि नहीं समझे? ये 3 के बाद 4 नहीं लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सॉरी, 3 के बाद 0 नहीं लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 लिखो अच्छा है, मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या ये क्वेश्चन सभी लड़के लड़कियों को, IIT वाले बच्चों को सबको समझ में आ गया? जल्दी से बता दीजिए, क्लियर हो गया? चलो ठीक है बच्चों, आप लोग इतना बढ़िया से रिस्पॉन्स करते हो क्लास में, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और आज मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको करा दिया है, आप इन क्वेश्चंस को बढ़िया से सीख के और आपको जो असाइनमेंट हमारी तरफ से मिल रहा है उनके साथ आप प्रैक्टिस करो। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। आप लोग इतना बढ़िया पढ़ रहे हो और अच्छा पढ़ो, मैं यही चाहता हूँ। और बढ़िया से प्रैक्टिस करो और हमारे जो भी नोट्स हम आपको क्लास में लिखवाते हैं उनसे रिवीजन करने के बाद आप उस पर क्वेश्चन पर डे आप लोग सॉल्व किया करो। बच्चों हम लोग फैराडे लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं अभी, ठीक है? इस क्वेश्चन में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये नीट में 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए सभी लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी होगा हमारा, तो इसको समझते हैं थोड़ा अच्छे से। बोला गया कि वेट ऑफ सिल्वर जिसका एटॉमिक मास 108 है, डिस्प्लेस्ड बाय द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेस 5600 ml ऑफ O2 एट STP। यहां पे आपको दो लोगों का नाम लिया गया, किसका किसका? एक सिल्वर का और दूसरा ऑक्सीजन गैस का, O2 की बात की जा रही है। तो सबसे पहले आपको अगर दो लोगों का नाम लिया जा रहा है तो हमें मेटल केवल सिल्वर वाले का वेट निकालना है, ठीक है? किसका निकालना है? सिल्वर वाले का। तो सबसे पहले अगर मैं O2 की बात करूं बेटा, तो O2 कैसे बनता है, जरा इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। O2 को बनाने के लिए हम ऑक्सीजन आयन की हेल्प लेंगे। तो यहां पे O के कितने? 2, तो हमें यहां पे 2 आगे लिखना पड़ेगा। और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बेटा इन्वॉल्व? देखो ये हो जाएगा 2 जा 4, तो यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पड़ेगा। ये इसकी जरूरत अभी थोड़ी देर में पड़ेगी, क्लियर बात? और ये 5600 ml जो O2 है ना, पहले इसकी हेल्प से मुझे मोल निकालना पड़ेगा कि कितने मोल ऑक्सीजन के हैं। तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि नंबर ऑफ मोल, जब गैसेस की बात की जाती है तो गैसियस जब उनका वैल्यूम ml में गिवन होता है तो एक फॉर्मूला होता है गिवन वैल्यूम डिवाइडेड बाय 22400। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ पे कैंसिल आउट करूँ ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 दैट विल कम्स 1/4। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 का मतलब क्या हो गया? वेट ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि वेट ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ O2 एंड दैट इक्वल टू 1/4। क्लियर बात? अगर हम यहाँ पे एक काम करें, एक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दें, जो आपने सेकेंड फैराडे का लॉ पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है? W1 अपॉन में E1 इक्वल टू W2/E2। एक काम कर लो, 1 तुम सिल्वर को मान लो, 2 मान लो तुम ऑक्सीजन वाली केस को। सिल्वर का वेट हमें निकालना है, वेट ऑफ Ag, और सिल्वर का जो E होता है ना, देखो E को हम लोग लिख सकते हैं मोलर मास और डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर होता है। तो वैलेंसी फैक्टर को तुम यहां पे N1 लिख दो, N1, ठीक? और इसका मोलर मास,
अपने को पता है कितना होता है, सिल्वर का मोलर मास एग्जाम में दे रखा है 108। W2 मतलब वेट ऑफ O2 अपॉन ऑक्सीजन का जो मोलर मास होगा, मोलर मास ऑफ O2 इक्वल टू इसका वैलेंसी फैक्टर ऊपर रख दो N2। ठीक है, अब मेरी बात को समझना, ध्यान से थोड़ा गौर करना, यहां पे ध्यान देना 2 मिनट कि इसका जो मोल दिया था वो तो डायरेक्ट दे रखा है ना 1/4, इसका मोल डायरेक्ट कितना दे रखा है 1/4 दे रखा है। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं बेटा कि वेट ऑफ सिल्वर मुझे निकालना है, थोड़ा ध्यान देना, वेट ऑफ सिल्वर मुझे निकालना है। सिल्वर का मोलर मास मेरे को 108 दे रखा है, बहुत बढ़िया। उसके बाद सिल्वर वाली केस में वैलेंसी फैक्टर, कई लड़के लड़कियों को नहीं पता होता, अरे भैया सिल्वर वाले केस में AgCl मान लो कहीं टूटता है तो Ag पे +1 आता है और Cl पे क्या होता है -1। तो सिल्वर का वैलेंसी फैक्टर यहां पे क्या लेंगे अपने लोग, जल्दी से बता दो, सिल्वर का वैलेंसी फैक्टर कितना लेंगे, 1 लेंगे। दैट इक्वल टू ये वेट ऑफ O2, मोलर मास ऑफ O2 कितना दे रखा है 1/4, अभी भी न्यूमेरिकल से निकाला सॉल्व करके इसको मोल को, तो 1/4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, वैलेंसी फैक्टर कितना है 4, तो यहां से 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां पे वेट ऑफ O2, वेट ऑफ Ag कितना आ रहा है 108, कितना आ रहा है 108 ग्राम। तो इसे आप लोग सभी लोग ध्यान से कॉपी में नोट कर लो मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, दैट इज द 108.0 ग्राम, यही आपका आंसर रहा। तो इन्हीं क्वेश्चन के साथ आज मैंने आप सभी बच्चों को फैराडे लॉ केवल पढ़ाया नहीं, फैराडे लॉ के ऊपर आपको मैंने प्रैक्टिस भी करा दिया, फैराडे लॉ के ऊपर आपको बहुत से क्वेश्चंस भी करा दिया, समझे ना। तो सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से रिवीजन करो, जो भी आपके क्विज हो रहे हैं उनको अच्छे से अटेम्प्ट करो, असाइनमेंट टाइम से करो और पढ़ाई को लेकर थोड़ा मोटिवेट रहो। और एक बात याद रखना, तुम्हारे एक एक दिन की मेहनत तुम्हारे सिलेक्शन को डिसाइड करेगी और आपका सिलेक्शन ही हमारी पहचान है, आपका सिलेक्शन ही हमारा मकसद है। आप बच्चों के दिल से जो हमारे लिए अच्छी चीज़ें निकलती हैं उसकी वजह से ही हम बहुत जल्दी बहुत से लोगों तक पहुंच रहे हैं बच्चों। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो। ओके, थैंक यू सो मच।